दोस्तों, अगर आप भी बहुत टाइम से परेशान हैं कि आपके प्लॉट में, आपके खेतों में बिजली का टावर बड़ा बड़ा गया हुआ है हाई टेंशन तार के नाम पे, या फिर कोई खंभा गया हुआ है, तो आप उससे जो होने वाले फायदे हैं, क्योंकि आपको तो खैर नुकसान ही होता है, लेकिन जो वन टाइम आपको जो फायदा होता है, जो मुआवजा जिसे बोलते हैं, वो आप कैसे ले सकते हैं। बहुत ही लोगों को तो जब मिल चुका है, लेकिन आपको नहीं मिला हुआ है, तो आप ऐसे कौन सी प्रक्रिया है कि आप उसे अपना करके आप उससे फ़ायदा होने वाले जो आपको फ़ायदा होगा, जो मुआवजा जो आपको मिलेगा, उसे आप कैसे ले सकते हैं, उसी बारे में आज आपको हम बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। खेत में ज़मीन, खंबा या टावर का मुआवजा आवेदन कैसे लिखें और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यानी आप ऐसा कौन सा आवेदन है जो आप दे देंगे, जो मेरे बताए गए अनुसार अगर आप आवेदन देंगे तो आप अपनी मुआवजे की रकम, जो मोटी रकम होती है, वो आप ले पाएंगे। याद रखिएगा। ध्यान देते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो दोनों कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं। कानून का असली सच, आखिर कितना मिलता है मुआवजा। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए मुआवजा लेने से पहले कि असल सच्चाई क्या है। हकीकत में मुआवजा मिलता कितना है। क्या वो रकम काफ़ी होती है उस प्रॉपर्टी, उस ज़मीन के मुताबिक, जितना वो एरिया घेरे रहते हैं, या फिर हाई टेंशन तार ऐसे गया रहता है, क्या वो काफ़ी है उतना मुआवजा। पहले ये समझते कि मुआवजा मिलता कितना आखिर में। ध्यान दीजिएगा भाइयों, पहले अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि बिजली का टावर लगने पर आपकी ज़मीन छीनी नहीं जाती, ज़मीन आपकी हो ही रहती है। पहले ये समझ लीजिए कि ज़मीन आपकी छीनी नहीं जाती है, उस बिजली विभाग की तरफ से छीना नहीं जाता है, वो आपकी ही ज़मीन रहेगी। बस आपको आपकी प्रॉपर्टी को वन टाइम लीज के हिसाब से वो लेंगे, यानी कि मुआवजा सिर्फ एक ही बार मिलेगा, सालों साल वो आपके टावर आपके खेतों में लगा रहेगा। लेकिन आपकी खेती के नुकसान का मुआवजा मिलता है। भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक टावर के नीचे ज़मीन जितने हिस्से में टावर का पावा यानी फाउंडेशन गड़ा है, उस ज़मीन की जो सरकारी बाजार दर यानी सर्किल रेट है, उसका 85% तक मुआवजा आपको मिलना तय है। देखिए दोस्तों, मुआवजा कई तरह से आपको मिलेंगे। फसल का अलग मिलेगा, जो टावर लगा है, जितने क्षेत्र में टावर लगा है, जो उसका फाउंडेशन लगा हुआ है, जो पावा वगैरह जो बना है, पिलर वगैरह, उसका अलग मिलेगा। यहाँ तक कि जितने हिस्से में वो तार गया हुआ है, उसका हिस्सा अलग मिलेगा। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि जो पावा लगा हुआ है उसका रेट कितना मिलता है। जो भी मार्केट वैल्यू चलती रहेगी, मार्केट वैल्यू नहीं कि अदर मार्केट वैल्यू नहीं, सरकार की जो मार्केट वैल्यू चलती रहेगी आपके एरिया में, इन सरकारी सर्किल रेट, उसके हिसाब से 85 का 85% आपको मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए 100 रुपये अगर सरकारी रेट होगा उस एरिया का, तो उस उतनी प्रॉपर्टी का आपको 85% आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 100% नहीं मिलेगा, 85% आपको दे जाएगा उतने हिस्से का जितने हिस्से में पावा है। उसके बाद तार के नीचे की ज़मीन, टावर के अलावा जो तार आपके खेत के ऊपर से गुजर रहे हैं, राइट टू वे, उस पट्टी के नीचे आने वाली ज़मीन का दाम का 15% मुआवजा मिलता है। उसके बाद जो होता है कि जैसे कि जो तार है जो आपकी ज़मीनों से होकर गुजर रहा है, भले कि ऊपर ऊपर से गुजर रहा है, हालांकि जा तो रहा है आपके खेतों में से ही, तो उस एरिए का भी जो है राइट टू वे, जो जिसको बोलते हैं, जो पीली पट्टी होती है, उसका भी मुआवजा मिलेगा। लेकिन उसका मिलता है 15%, यानी कि जो सर्किल रेट है उसका 15% मिलेगा, यानी 100 रुपये में से 15 रुपये आपको उसका भी मिलेगा। उसके बाद एक और मुआवजा मिलेगा आपको। फसलों और पेड़ों का नुकसान, टावर लगाते समय या तार खींचते समय आपकी जो भी फसल बर्बाद हुई है या पेड़ काटे गए हैं, उसका 100 रुपया का मुआवजा कंपनी को अलग से देना होगा। यहाँ तक कि मान लीजिए टावर लगाते समय जब आपकी फसल बर्बाद हुई उस वक्त उसका पैसा, यहाँ तक कि अगर कोई पेड़ पौधे हैं, अगर वो काटे गए हैं पेड़ पौधे, तो उसका भी 1-1 रुपया जो है कंपनी को चुकाना पड़ता है, जिस भी कंपनी के थ्रू वो टावर लग रहा है। हालांकि लगेगा तो बिजली विभाग का ही, लेकिन जो है क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी ठेका ली रहती है, प्राइवेट कंपनियों का ही बिजली आजकल चल रहा है हर जगह,
जैसे मान लीजिए अडानी पावर, तो उनका भी जो लगेगा तो है तो बिजली विभाग का ही, तो उसका भी पैसा 1-1 रुपये कंपनी आपको चुकाएगी। अगर कोई अधिकारी कहे कि कुछ नहीं मिलेगा तो उसे सीधा कहो कि, देखिए दोस्तों, अगर कोई अधिकारी कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा 1 रुपया नहीं बनता है, सरकारी काम है, तुम इसमें बाधा नहीं पहुंचा सकते, 1 रुपया तुम्हें नहीं मिलेगा, तो कहना भाइयों हम ज़मीन की सच्चाई पेज को फॉलो करते हैं, हर उस कानून को हम जानते हैं जो कानून हमारे अधिकार से हमारे अधिकार के लिए बना है और हमारी आवाज़ को उठाता है। तो हमें वो कानून पता है क्योंकि हम ज़मीन की सच्चाई को फॉलो करते हैं, उन्होंने हमें बताया है कि हमारा अधिकार क्या है। तो हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करें और हमारा मुआवजा हमारे हाथ में रखें, ये सीधा आप कहिएगा। यही बोली आपकी होनी चाहिए उस वक्त भी जब वो अधिकारी आपको बोलता है, भगाता है, तब पर भी। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं हम। आवेदन पत्र कैसे लिखें, अब समझिएगा। आपको आवेदन पत्र जो है वो किस तरह से लिखना है, क्योंकि देखिए आवेदन तो देना होगा, लेकिन किस तरह से वो आवेदन पत्र लिखते हैं, कौन सा वो तरीका है, सारा पूरा एक आवेदन आपको हम लिख करके बताते हैं। आप कागज कलम ले लीजिए और इस आवेदन को आप लिखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा मामला हो रखा है तो ध्यान दीजिएगा। भाइयों अब बिल्कुल ध्यान से देखो और आपको सादे कागज पर अपनी मर्जी अर्जी यानी आवेदन कैसे लिखना है। अब देखिए कि आपको आवेदन किस तरह से लिखना है। आप एक सादा पेपर ले लीजिए, रफ कर लीजिए, बाद में आप फेयर कर लीजिएगा, तो आप तुरंत ले लीजिए और कागज कलम उठा लिए, ध्यान दीजिएगा मेरी आवाज़ों पर, बिल्कुल वैसे। हाँ देखिए, लिखना है आपको सेवा में, सेवा में। उसके बाद लिखना है आपको श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम अधिकारी, सॉरी मजिस्ट्रेट डीएम जिला अधिकारी महोदय, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है अपने ज़िले का नाम लिखें, जो आपका भी जो भी आपका ज़िले का नाम है उसका आगे आप लोग लिख सकते हैं। उसके नीचे फिर आइए आपको विषय। अब क्या विषय में आपका है, क्योंकि आप तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेकिन क्या विषय आपका है, किस बात पे आप लिख रहे हैं, वो लिखना भी जरूरी है। सविनय निवेदन यह है कि मैं श्यामलाल, जो भी आपका नाम है, मैंने बस श्यामलाल एग्जाम्पल के लिए लिखा है, श्यामलाल ग्राम जो भी आपका है, तहसील जो भी आपका पड़ता है वो लिखिए, का स्थायी निवासी और किसान हूँ, महोदय यानी महोदय लिखने के बाद आप कंपनी का, जिस भी कंपनी का टावर लग रहा है उसका नाम, जैसे कि पावर ग्रिड या फिर अडानी पावर जो भी है वो लिखने के बाद द्वारा मेरे खाता संख्या यानी आपकी ज़मीन का खाता नंबर, खाता संख्या और खेसरा संख्या जो प्लाट संख्या है, खेसरा संख्या या फिर प्लाट संख्या जो भी आपका खेत है, प्लाट है, जो भी उसकी संख्या आप लिखिए। वाले खेत के बीचों बीच हाई टेंशन लाइन का टावर या फिर खंभा लगाया जा रहा है। इस कार्य के कारण मेरी कीमती उपजाऊ ज़मीन प्रभावित हुई है और मेरी यानी आपकी जो भी फसल आपने बोया है उसका नाम लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए धान या फिर गेहूं आपने बोया है, उसका नाम लिख सकते हैं आप, कि फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, अतः श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि सरकारी नियमानुसार मेरी प्रभावी ज़मीन का मूल्यांकन कराकर मुझे उचित मुआवजा, जो भी मुआवजा आपका है, और ये भी लिखना है कि ज़मीन का दोनों फसल, जो भी दोनों फसल है उसका भी आप नाम लिख दीजिएगा, जल्द से जल्द दिलाने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। ये हो गया। उसके बाद आपको दिनांक लिखना है, जिस भी दिनांक को आप देना चाहते हैं एप्लीकेशन। उसके बाद भवदीय, उसके बाद यानी कि आप जो है आपका नाम रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा और आपका हस्ताक्षर रहेगा, ये आपको लिख करके तैयार कर लेना है। अब समझ ये आता है कि आपको देना कहाँ कहाँ है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन मान लीजिए अगर तभी देना होता है जब आपको मुआवजा वगैरह नहीं मिल रहा है, ज़्यादा अधिकारी वगैरह परेशान कर रहे हैं, आपको ज़्यादा गिड़ाना पड़ रहा है, आपको भगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब आपको देना पड़ता है, ऐसे नहीं देना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप का पूरा प्रोसेस अब समझिएगा, कहाँ कहाँ देना है, कैसे कैसे देना है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। उस एप्लीकेशन को तो आपने तैयार कर लिया, लेकिन देना कहाँ है, किसको देना है, कैसे देना है, कौन सा तरीका है, सब समझाएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। आवेदन लिखना सीख गए, अब सुनो कि इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। आवेदन लिखना आप सीख गए, तो
अब समझते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और ये कागज़ कहाँ लेकर जाना है, स्टेप 1। अब ये कागज़ कहाँ लेके जाना है उसका स्टेप 1 समझिए। जैसे ही आपके खेत में कंपनी के लोग आए, उनसे तुरंत काम का नोटिस और कंपनी के अधिकारी का नंबर मांगो। जाहिर सी बात है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आपके खेतों में अधिकारी वगैरह आवे टावर वगैरह के प्रोसेस के लिए, तो आपको डरना नहीं है। तुरंत काम का नोटिस और अधिकारी का मोबाइल नंबर वगैरह आप ले लीजिए, आपके फ़ायदे में रहेंगे ये चीज़ें। और वो लेकर क्या करना है आपको समझते हैं। अब स्टेप 2 क्या है, यह जो आवेदन पत्र मैंने आपको लिखवाया है, इसकी 2 कॉपियाँ करवाओ। जो मैंने आपको आवेदन पत्र लिखवाया है, इसके आप 2 फोटोकॉपी करवा लीजिए बहुत ही अच्छे से, यानी कि उसमें दाग धब्बे ना हो, एकदम क्लियर टू क्लियर होना चाहिए तभी दिखे अच्छे से। एक कॉपी अपने जिले के डीएम दफ्तर में या बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के ऑफिस में रिसीविंग के साथ जमा कर दो। देखिए 2 कॉपी बनवाइए। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, आप एप्लीकेशन तो लिख ले रहे हैं, उसके बाद आप टाइपिंग जरूर करा लीजिएगा। टाइपिंग कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा प्रोफेशनल और अच्छा लगता है, साफ सुथरा होता है। उसके बाद एक कॉपी जो है आप बिजली विभाग या फिर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को आप दे सकते हैं, और उसके साथ आप रिसीविंग ले सकते हैं। 2 कॉपियाँ कराइएगा, एक कॉपी वहाँ पे जमा होगी और एक कॉपी आपको मिलेगी। जिस पे रिसीविंग का मतलब उनका साइन, जो भी रहेंगे संबंधित विभाग से रिसीव करने वाले, उनका सिग्नेचर होगा, दिनांक लगेगा, यहाँ तक कि स्टैंप लगेगा, ये मुहर भी लगेगी। कभी कभी मुहर नहीं लगता, लेकिन साइन और सिग्नेचर जरूरी होता है। तो ये ले लीजिए, एक कॉपी उनको चली जाएगी और एक कॉपी आपके पास रह जाएगी, वो सबूत के तौर पर। स्टेप 3 है, आवेदन जमा होने के बाद डीएम के आदेश पर आपके इलाके के लेखपाल, पटवारी और कानूनगो आपके खेत पर आएंगे। वे नापी करेंगे कि कितनी ज़मीन बर्बाद हुई है और कितनी फसल का नुकसान हुआ है। देखिए दोस्तों, ऑर्डर की कापी जहाँ आप जमा करेंगे तो तुरंत देखिए, एक डीएम के पास भेज दिया आपने, जो मैंने शुरू में आपको बताया, और एक आप यहाँ भेज दे रहे हैं। तो क्या होता है कि आवेदन तो आपने दे दिया, अब उस पर कार्रवाई क्या होती है। तुरंत जो है लेखपाल कानूनगो को नोटिस जाएगा जमीन की नापी वगैरह करने के लिए, कि जितना एरिया बर्बाद हुआ है उतने एरिया का एग्जैक्ट कितना वो क्षेत्र जो बर्बाद हो रहा है आपका, उसका क्या मुआवजा बनता है, क्या चीज़ के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, सभी चीज़ों का वो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके लिए उसके बाद ही वो आएंगे। उसके बाद आप क्या करना है, स्टेप 4 है, पटवारी अपनी रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन और कंपनी को भेजेगा और सीधे आपके बैंक खाते में मुआवजे की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर कंपनी आनाकानी करे तो रुकवाने का भी अधिकार आपके पास है। देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, पटवारी जहां वो पूरा प्रोसेस आप जमा करेगा, जब वापस स्टेप बाय स्टेप जो भी फॉलो उसने किया है, जो भी दिक्कत हुई है, जो भी परेशानी आपकी हुई है, जितना आपका एरिया बर्बाद हुआ, उसका एक कॉपी बनाएगा, कॉपी बना करके संबंधित विभाग को भेज देगा। उसके बाद अब उसका क्या काम है विभाग का, कि जो भी उचित मूल्य आपका होता है, जितना भी आपको मुआवजा होता है, उस कंपनी को देगा। वो कंपनी आपके अकाउंट में पैसे भेज देगी। और अगर मुआवजे को देने से मना करती है, कुछ आनाकानी करती है कंपनी, तो याद रखिएगा उस कंपनी को मना करने के लिए, यानी कि आप टावर नहीं लगाने के लिए भी आप मना कर सकते हैं, और वो खड़वा के फेंकवा भी सकते हैं, इसका भी नियम है। अगर ये भी चाहिए आपको तो आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्या जानना है, क्या दिक्कत है, आपकी परेशानी, सारी चीज़ों को हम दूर करेंगे दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज़मीन की सच्चाई आपके साथ है, आप हमसे सवाल कर सकते हैं, आपको हम जवाब देंगे। आपके लिए ही हम बैठे हुए हैं। उसके लिए अगर आपको करना क्या है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि बिजली विभाग जो फ्री का काम करता है, उसे आप अपना पैसा कैसे वापस ले सकते हैं। ये बातें सबको पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।